प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री के जैव अणु यानी कि यूनिट 10 सबसे लास्ट यूनिट की बात करेंगे, बायोमॉलिक्यूल। ये बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर की टॉपिक यहाँ से आती है, 7 नंबर का क्वेश्चन किया जाता है। सबसे पहले अगर हम जैव अणु की बात करें कि जैव अणु क्या होता है, ये कैसा अणु है, क्या है, इसके बारे में अगर हम जाने, हम जैव अणु की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि वे जटिल जटिल माने जैसे कई प्रकार के तत्वों को मिलाने से जो यौगिक बनता है ना, उस यौगिक को हम जटिल यौगिक कहते हैं। तो वे जटिल कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक का मतलब इसमें कार्बन जरूर होना चाहिए। वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि, अनुरक्षण और सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैव अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव अणु। एक बार फिर से सुनिएगा, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि, अनुरक्षण तथा सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जैव द्रव्य बनाते हैं। वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि, अनुरक्षण और सामर्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, वो खुद उत्तरदायी होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? जैव अणु कहेंगे। ठीक है। इसके बाद टॉपिक आती है ना कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सेम वो टॉपिक दे रहा हूँ, वो चीज दे रहा हूँ जो आप एकदम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा, एकदम बिल्कुल एग्जाम पर्पज से। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, कहेंगे ऐसे प्रकाशिक सक्रिय, अब ये वर्ड है प्रकाशिक सक्रिय किसे कहते हैं? प्रकाशिक सक्रिय कोई यौगिक तब होगा जब उसमें असममित कार्बन हो। कैसा कार्बन हो? असममित। असममित का मतलब क्या होता है? असममित कार्बन हो, असममित, असममित कार्बन हो। असममित को ही इंग्लिश में कायरल कार्बन कहते हैं। अगर मैं कायरल कार्बन की बात करूं तो कोई ऐसा कार्बन परमाणु हो जिसकी चारों संयोजकता 4 अलग अलग लोगों से जुड़ी हो। जैसे कि मान लीजिए कहीं ए जुड़ा है, कहीं बी जुड़ा है, कहीं बी जुड़ा है, कहीं जो है टी जुड़ा हुआ है। चारों संयोजकता जब 4 अलग अलग लोगों से जुड़ी हो तो ऐसे कार्बन को कौन कार्बन कहेंगे? कायरल कार्बन। और जिस यौगिक में कायरल कार्बन होगा ना, वो कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय। ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है उदाहरण के साथ, इसको ध्यान सुनिए। कहेंगे ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइडी, एल्डिहाइडी माने CHO, एल्डिहाइडी समूह एवं कीटोनिक, कीटोनिक माने CO, जिसमें एल्डिहाइड और CO समूह उपस्थित होता है, उसको क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। एक बार फिर सुनिए, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय का मतलब जो कायरल कार्बन रखता हो। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी, पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब जहां हाइड्रॉक्सी समूह, हाइड्रॉक्सी माने OH समूह, OH समूह जो है ना, ये कई संख्या में हो, जैसे 2 4 5 6 7 इस संख्या में हो, ज्यादा संख्या में हो, तब पाली कहेंगे। 3 से अधिक हो, कहेंगे ऐसे प्रकाशिक सक्रिय, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी। ध्यान से याद करिएगा, 1 से 2 बार सुनिए, याद हो जाएगा। और अब वो समय है ना कि बिल्कुल आप अच्छे से सुने और तैयार करें, और ऐसा तैयार करें कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। कहेंगे ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा यौगिक, पॉलीहाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइडी अथवा कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। ठीक है, उसको जैव अणु कहेंगे। ये जैव अणु की परिभाषा, उसको सॉरी उसको जैव अणु नहीं, उसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। सॉरी, एक बार फिर से, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइडी एवं कीटोनिक समूह,
ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, यहां तक पहले बात ला के समाप्त कर दीजिएगा, नहीं कि कम हो जा रहा है। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइडी और कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी हो, कई OH लगा हो, ऐसा यौगिक जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी हो अब प्लस वो प्रकाशिक सक्रिय भी हो, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, ऐसा कोई यौगिक हो जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय भी हो और उसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी भी जुड़ा हो और प्लस उसमें एल्डिहाइडी समूह या कीटोनिक समूह भी हो, फिर इस टाइप के यौगिक को हम कार्बोहाइड्रेट कहें। ठीक है, एक बार फिर से एकदम लास्ट, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइडी एवं कीटोनी समूह जुड़े होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। या फिर एक परिभाषा और भी होती है कि ऐसा कोई यौगिक जिसका जल अपघटन करवाया जाए तो उसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड मिल जाए या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन मिल जाए तो उसको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। ठीक है, तो कई परिभाषाएं हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की ना, तो हम कहेंगे कि एग्जाम्पल में ना सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं ग्लूकोज। क्या दे सकते हैं? ग्लूकोज। और फिर फ्रक्टोज भी कह सकते हैं तो बच्चा लोग, और फिर सुक्रोज भी है। तो ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, और अगर है तो कैसे है मैं आपको बताऊं। इधर देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अगर मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो हो जाएगा CHO C और चलिए एकदम साइड में बना दे रहे हैं CHO और फिर CHOH 4 बार और CH2OH। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब हम इसी में से अगर एक को इसको ओपन कर लेना, देखिए ये CHOH, इसको हम लिख सकते हैं, इधर OH लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए। अब ध्यान से देखिए, क्या इसमें यक्को काइरल कार्बन है, असम्मित केंद्र है कि नहीं है। देखिए ये कार्बन है, इसकी एक संयोजकता CHO से जुड़ी है, दूसरी वाली OH से जुड़ी है, तीसरी वाली H से, चौथी संयोजकता CH2OH से। तो ये देखिए ये काइरल कार्बन हो जाएगा। कैसा कार्बन हो जाएगा? काइरल कार्बन। क्यों? क्योंकि काइरल कार्बन माने ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता 4 अलग अलग लोगों से जुड़ी हो, उसको हम काइरल कार्बन कहते हैं। तो फिर ये काइरल कार्बन की ही परिभाषा देखिए, यह कार्बन काइरल कार्बन है और काइरल कार्बन की संख्या ग्लूकोज में 4 होती है। ऐसे 4 कार्बन परमाणु होते हैं जिनकी चारों संयोजकता 4 लोगों से जुड़ी हो। तो ऐसे प्रकाशिक सक्रिय, यानी ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी माने उसमें हाइड्रॉक्सी समूह ज्यादा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए OH संख्या कैट है 4, यहाँ कैट हो गया 1, कुल मिला के 5 OH हो गया। कै OH? 5 OH हो गया, यानी पॉलीहाइड्रॉक्सी भी हो गया। बात समझ रहे हैं? ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी भी हो गया जिनमें एल्डिहाइडी माने ये देखिए, ये रहा एल्डिहाइडी, ये देखिए CHO हो गया ना, तो एल्डिहाइडी भी हो गया। यानी अब एकदम सेट होती चली जा रही है परिभाषा। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइडी एवं कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें देखिए ये असम्मित कार्बन है, यानी ये प्रकाशिक सक्रिय है। कैसा है? प्रकाशिक सक्रिय है, और इसमें एल्डिहाइडी समूह भी है, यानी ये पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट होगा। मैं एक एग्जांपल की और भी बात कर लूं, जैसे अगर मैं बात करूं ना CH3COOH की, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? देखिए, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें, ये देखिए एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस वाले कार्बन की बात करें तो 2 OH। इसमें भी अगर देखें तो 1 OH की संख्या है, 1 OH है। पहली बात तो पॉलीहाइड्रॉक्सी ही नहीं है। ये देखिए इसमें
इस कार्बन की दोनों संयोजकता ऑक्सीजन से जुड़ी है, इसकी 3 संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी है, तो इसमें कोई भी असम्मित कार्बन नहीं है। यानी इस टाइप का कोई भी यौगिक जिसमें असम्मित कार्बन ना हो, जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी ना हो, वो जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाते हैं। समझ रहे हैं? तो आगे चलें अगर हम, तो कहेंगे ऐसे प्रकाशिक सक्रिय, फिर से ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइडी या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इतनी सी बात थी। अब हम लोग यहाँ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण में हम लोग सबसे पहले अगर बात करें ना, तो इसमें जो है शर्करा कौन है, अशर्करा कौन है। जितने कार्बोहाइड्रेट है इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मीठे होते हैं, कुछ मीठे नहीं होते हैं। कुछ का हम टेस्ट लिए मीठा हो गया, जैसे अभी चीनी खाएं, गुड़ भेली खाएं, इन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये सब मीठे वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे स्टार्च जो आलू में पाया जा रहा है, उसको खाएं, कहाँ बहुत मीठा लगता है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं कि जो मीठे होते हैं स्वाद में, जो मीठे नहीं होते हैं, तो मीठे वाले जो है शर्करा में आ जाएंगे, जो मीठे वाले नहीं है वो अशर्करा में आ जाएंगे। इसके बाद मोनो और मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड 3 भाग में डिवाइड किया गया है। और आगे चले तो अपचाई और अनअपचाई शर्करा में डिवाइड किया गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो तालिन अभिकर्मक को, फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं, और कुछ लोग अपचयित नहीं कर पाते हैं। तो ये वर्गीकरण की पूरी बात हो गई। अब मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं, इसको हम लोग एक जो है ग्राफ के जरिए देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम एक ग्राफ के जरिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के अगर हम वर्गीकरण की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट को सामान्यतः इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और सबसे पहली पॉइंट यहाँ थी भौतिक गुण के आधार पर। इसका भौतिक गुण क्या है, अगर हम किसी यौगिक को देखें, उसका जो गुण नजर आया उसके आधार पर उसको, जैसे वो मीठा है कि नहीं मीठा है, जल में विलेय है कि नहीं विलेय है, वो क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, इस आधार पे इन गुणों को ध्यान में रखकर, स्पेशली 3 गुण। कई गुण? 3 गुण। कौन कौन? वो जल में विलेय है कि नहीं है, उस स्वाद में मीठा है कि नहीं है, और क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है। इन गुणों को देखे और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर हम उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिए। तो पहली पॉइंट थी कि भौतिक गुण के आधार पर, और इसमें 3 क्वालिटी देखेंगे, शर्करा और अशर्करा में डिवाइड कर देंगे। फिर बात किए जल अपघटन के आधार पे, हम किसी एक अणु को पकड़े, उसका अपघटन करवाए, तो उसमें से हो सकता है कि हमको मोनोसैकेराइड मिल जाए। फिर किसी को पकड़े, उसका जो है जल अपघटन कराए, उसमें ऑलिगोसैकेराइड मिल गया, और फिर हम पॉलीसैकेराइड ला दिए। आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर अभी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर रहे थे और आप सैकेराइड कहीं लिख रहे हैं। तो बच्चा लोग सुनिए, अगर हम बता दें तो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहा जाता है? सैकेराइड। यानी जैसे अगर कोई 2 विद्यार्थी है, कोई एक ही विद्यार्थी है, उसी का 2 ही नाम है। अगर वो मंगलवार को पैदा हुआ था तो घर वाले मंगरू कहते हैं, और स्कूल में कोई नाम रख लिए एक फलाने ठिकाने, कुछ भी 2 ही नाम हो गया उसका। तो चलिए वापस चलते हैं। और अपचाई और अनपचाई गुणों के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को। तो हम बहुत जल्दी से, बहुत कम समय में पूरा वर्गीकरण खत्म कर लेते हैं। चलिए इधर देखिए, अगर हम बात करें भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण का ना, तो यहाँ ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन? शर्करा और अशर्करा। मैं बताया था ना कि 3 गुण हम इसमें देखेंगे। पहली पॉइंट, ये कौन कौन लोग जल में विलेय हैं। दूसरी पॉइंट कि इनका स्वाद क्या है, और तीसरी पॉइंट ये ठोस कैसे हैं, कैसे ठोस है। बस यही तीनों लाइन दोनों में लिखेंगे, अब अभी तुरंत वर्गीकरण हो जाएगा। चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि 3 गुण देखेंगे, और 3 गुण के आधार पे हम डिवाइड कर लेंगे कि कौन शर्करा होगा, कौन अशर्करा होगा। हम जल में घोलेंगे, जो जल में विलेय हुआ वो शर्करा, प्लस जल में विलेय होना ही काफी नहीं है, स्वाद में उसका मीठा होना पड़ेगा। वो स्वाद में क्या हो? मीठे हो, मीठे लगे, मीठे मीठे।
और फिर वो क्रिस्टलीय ठोस हो। कैसे ठोस हो? क्रिस्टलीय। तब वो क्या हो जाएंगे? वो जो है शर्करा हो जाएंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट ये जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। और ये स्वाद में स्वादहीन होते हैं। इनका कोनो स्पेशल स्वाद नहीं है। और ये कैसे ठोस होंगे? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो अब देखिए परिभाषा क्या हो गई? कहें कि वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलेय होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो शर्करा कहलाती है। कहीं इसका दो एग्जाम्पल दीजिए तब जाने। कैठ एग्जाम्पल दीजिए, कहें दो एग्जाम्पल दीजिए तब जाने। तो पहला एग्जाम्पल वही देखिए, ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ये स्वाद में मीठा भी होता है, जल में विलेय भी होता है और क्रिस्टलीय ठोस भी है। कहें दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रक्टोस। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोस। तो ये फ्रक्टोस ये भी जल में विलेय है और मीठा होता है। और आप जानते हैं ना कि जितने भी यौगिक हैं उसमें से सबसे ज्यादा मीठा कोई यौगिक है तो फ्रक्टोस है। समझ रहे हैं? सबसे अधिक मीठा यौगिक फ्रक्टोस होता है, जो कि जल में विलेय है, मीठा होता है और मीठा ही नहीं बहुत मीठा होता है। फिर उसके बाद ये क्रिस्टलीय ठोस भी है। वे शर्कराएं जो जल में अविलेय हो तथा स्वादहीन हो और वो क्या होती हो? अक्रिस्टलीय होती हो, उसको हम क्या कहेंगे? अशर्कराएं कहेंगे। वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो जल में अविलेय हो, स्वादहीन हो, अक्रिस्टलीय ठोस हो, हम उनको अशर्कराएं कहेंगे। कहीं इसका उदाहरण दीजिए। इसका उदाहरण लिख देंगे स्टार्च। क्या लिख देंगे? स्टार्च। स्टार्च माने वो जो घर में नहीं लोग बत्ती जलाते, कहें स्टार्च को लीजिए बत्ती जलाइए, स्टार्च को लीजिए टार्च जलाइए, वो वाला टार्च नहीं, ये यौगिकों में पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च माने स्टार्च उस स्टार्च मत समझिएगा, स्टार्च और उस स्टार्च की बात हो रही है। स्टार्च उस स्टार्च की बात नहीं हो रही है, नहीं। स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ये ऐसा एक कार्बनिक यौगिक है जिसके जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला करते हैं। तो एक बार फिर से सुनेंगे, भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण कैसे होगा? भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण दो ही प्रकार का होता है। कौन कौन? शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं किसे कहते हैं? तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलेय हों, स्वाद में मीठे हों तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हों, शर्कराएं कहलाते हैं। कहीं एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देने की बात करें तो कहेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक। फिर दूसरी बात करेंगे अशर्करा की। कहेंगे अशर्कराएं कौन होते हैं? कहेंगे जो जल में अविलेय हो और जो स्वादहीन हो, जिसका कोई स्वादय न हो और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता हो, उसको हम कहेंगे अशर्कराएं। कहें इसका उदाहरण दीजिए। इसका उदाहरण स्टार्च हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये बात हमारी समझ से एकदम क्लियर हो गई, मैंने बहुत आसान कर दिया। अब हम आते हैं जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। अगर मान लीजिए हम कोई कार्बोहाइड्रेट पकड़े और इसका जल अपघटन कराए और हमको ऐसा यौगिक मिला कि अब उसको उससे सरल नहीं किया जा सकता, एकदम सरल यौगिक मिल गया है, कार्बोहाइड्रेट का एकदम सरल यौगिक मिल गया है। जैसे उसमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट होने की सब शर्त हो, लेकिन सबसे सरल यौगिक हो। सबसे सरल माने वे कार्बोहाइड्रेट जिनको और भी सरल अणुओं में न तोड़ा जा सके, वे कार्बोहाइड्रेट या वे सैकेराइड जिनको और अधिक सरल अणुओं में न तोड़ा जा सकता हो, उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं? एकदम आसान परिभाषा, एकदम आसान परिभाषा। वे सैकेराइड जिनको और अधिक सरल अणुओं में न तोड़ा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। जैसे कहें उदाहरण, तो उदाहरण फिर यह है ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज उदाहरण इसका ग्लूकोज। फार्मूला अगर देखें C6H12O6। जब मैं आगे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तो हम बताएंगे कि इसको और सरल सैकेराइड में नहीं तोड़ा जा सकता। इसको तोड़ेंगे ना तो CO2 और H2O इस तरीके से दूसरा दूसरा पदार्थ मिलेगा और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो वे सैकेराइड जिनको और अधिक सरल अणु में न तोड़ा जा सकता है,
उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज फ्रक्टोज इसका एग्जांपल हो जाता है। अगर मैं बात करूं ऑलिगोसैकेराइड की, तो ऑलिगोसैकेराइड क्या है, तो कहेंगे ऐसे कार्बनिक अणु जिनका अगर हम जल कराएं तो फिर वो जो है टूट जाते हैं दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड में, उसको हम कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। कर रहे थे मोनोसैकेराइड की, और इसका हम एग्जांपल दे दिए ग्लूकोज। ग्लूकोज को और अधिक अगर हम सरल अणुओं में तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ पाएंगे, यानी ये मोनोसैकेराइड है। तो वे सैकेराइड जिनको और अधिक सरल अणु में न तोड़ पाए उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। फिर अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड क्या है, तो वे सभी सैकेराइड जिनको हम तोड़े उसमें से 2 से 10 अणु, कम से कम 2 अधिकतम 10 अणु मोनोसैकेराइड के मिल जाते हो, उसको हम कहेंगे ऑलिगोसैकेराइड। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने एक महान अध्यापक आए हुए हैं जो कि मां विंध्यवासिनी चंद आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। स्वागत है सर आपका। थोड़ा सा 2 मिनट हमारे बच्चों को शुभकामना देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने अपने YouTube चैनल पर हमको बुलाया, इसके लिए आभार। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जो आप आज बोर्ड की परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी तन्मयता से लगे रहें और इतना परिश्रम करें कि माँ बाप का और आपके गुरुजनों का ये परिश्रम सफल हो। और आदित्य सर तो इनके बारे में क्या कहना है, क्षेत्र में आज कप्तानगंज, गोपालगंज, फुलवरिया बाजार इतना ज्यादा ये फेमस है कि आजमगढ़ के पश्चिमांचल में इनकी एक अपनी ख्याति है। और इन्होंने अपनी ये ख्याति ऐसे ही अर्जित नहीं की है, इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा पूरी तरह से रसायन विज्ञान को घोल करके अपने मस्तिष्क में पी गए हैं और वही आपको देते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा इनके कठोर परिश्रम और आपके लिए दिए जाने वाले निस्वार्थ प्रेम और स्नेह के लिए ही है। इसके लिए सबसे ज्यादा आप लोगों का दायित्व बनता है कि प्रत्येक वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा आप स्नेह दें, जिससे कि और भी ज्यादा सर का मनोबल बढ़े। और सर का मनोबल बढ़ेगा तो आपका ही लाभ होगा, आप और भी ज्यादा अग्रसर होंगे, ज्यादा परिश्रम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बुलाया। और प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आपको ढेर सारा स्नेह, आप लोग सफल हो। धन्यवाद सर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं सर के बारे में बताऊं तो सर अभी जो है मां विंध्यवासिनी चंद आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर हैं। वहां की सारी व्यवस्था, कागजी व्यवस्था से लेकर के सब कुछ स्वयं सर मैनेज करते हैं और सर की जिम्मेदारी रहती है। और सर स्वयं भूगोल विषय के बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज भूगोल का है। और कभी अवसर मिलेगा तो हम एक मानचित्र पे आपको जो है सर का जो है जरूर जो है ज्ञान आपके सामने व्यक्त करने का जो है प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, ताकि आप सर से भी कुछ सीख पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बच्चों को समय दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जम के पढ़ते रहें। और एक बार अब हम फिर से बात करेंगे वर्गीकरण की। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की, तो आपने सुना कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण, शर्कराएं, अशर्कराएं, जल में विलेय होने वाले जो लोग हैं और जो मीठे होते हैं, जो क्रिस्टलीय होते हैं, उनको हम शर्करा कहते हैं। जो जल में अविलेय हैं, स्वादहीन है, उनको हम अक्रिस्टलीय कहते हैं। जैसे अगर हम क्रिस्टलीय शर्करा की बात करें तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, और शर्करा की बात करें तो स्टार्च। यहां तक बात कर रहे थे और हम फिर लोग आगे उसी सिलसिले में बढ़ रहे थे। जल अपघटन के आधार पे हमने कहा कि मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड माने ऐसा सैकेराइड जिसको और अधिक सरल सैकेराइड में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। अगर मैं बात करूं ऑलिगोसैकेराइड की, तो कहेंगे वे सैकेराइड जिनका जल अपघटन किया जाए, इनको तोड़ा जाए तो कम से कम 2 से 10 अणु ये मोनोसैकेराइड के दे देते हैं। कितने? 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के दे देते हैं, ऑलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। वे सैकेराइड जो जल अपघटन पर 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के दे देते हैं, उनको हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कहेंगे माल्टोस
और फिर सुक्रोज और लैक्टोस। इस तरीके से कई एग्जाम्पल हैं जो कि ऑलिगोसैकेराइड के उदाहरण हैं। और फिर यही तुरंत हम लोग बात करें पॉलीसैकेराइड की तो कहेंगे वे सैकेराइड जो जल अपघटन पर अनेक मोनोसैकेराइड देते हैं, वहां ज्यादा संख्या में जो है मोनोसैकेराइड मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कहेंगे स्टार्च, स्टार्च और फिर क्या है? सेलुलोस है, सेलुलोस है। और फिर इसका एक बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। कहें ग्लाइकोजन क्या होता है? तो कहें कि जब हम लोग जरूरत से ज्यादा ऊर्जा वाले भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो जितने ऊर्जा की जरूरत है वो तो बनती है और खर्च होती है, और शेष ऊर्जा शरीर फेंकती नहीं है, उठा के स्टोर कर लेती है, रख लेती है, वो होता है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड माने जब ग्लाइकोजन का हम जल अपघटन कराएं, इसको तोड़े, इससे कई मोनोसैकेराइड मिलेंगे, और उन मोनोसैकेराइडों को अगर हम तोड़ेंगे तो वहां से CO2, H2O और एनर्जी मिलेगी। उसी एनर्जी के जरिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, सब काम हो रहा है। खैर वो तो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा माने ऊपर वाले की है। तो ठीक है, अब हम फिर से अगर आगे चलें तो अपचायी और अनपचायी गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अपचायी का मतलब वे सभी सैकेराइड जो टॉलेन अभिकर्मक को और फेहलिंग विलेन को अपचयित कर देते हैं, वो अपचायी शर्कराएं कहलाते हैं। और जो लोग अपचयित नहीं कर पाते हैं इनको, वो अनपचायी। यानी ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि अपचायी शर्करा अनपचायी शर्करा को परिभाषित करें, तो कहेंगे कि वे सैकेराइड जो टॉलेन अभिकर्मक या फेहलिंग विलेन से, टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलेन को अपचयित कर देते हैं, उनको हम कहेंगे अपचयी शर्करा। और जो इनको अपचयित नहीं कर पाते उनको कहेंगे अनपचायी शर्करा। समझ रहे हैं? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब अपचायी शर्करा में आ जाएगा, स्टार्च वगैरह अनपचायी शर्करा में आ जाएगा। तो ये था वर्गीकरण और खत्म हुआ वर्गीकरण। फिर से सुन लें, हम लोग यहाँ वर्गीकरण किए हैं सामान्य रूप से 3 प्रकार के, 3 आधार पे, भौतिक गुणधर्म के आधार पे, और फिर दूसरी टॉपिक थी जल अपघटन के आधार पे, तीसरी टॉपिक थी वही अपचायी और अनपचायी के आधार पे। भौतिक गुण आप देख ही रहे हैं 2 प्रकार के, जल अपघटन पे आपने 3 प्रकार का देखा, अपचायी और अनपचायी देखा। फिर हम बात करेंगे तो यहाँ से जो मोनोसैकेराइड की टॉपिक है ना, ये मोनोसैकेराइड को हम लोग को बहुत डिटेल पढ़ना है। मोनोसैकेराइड में ही मोनोसैकेराइड कैसे बनाएंगे, इनका विघटन कैसे होगा, फिर उसके बाद मोनोसैकेराइड में हमको ग्लूकोज, फ्रक्टोज मिलेगा, दोनों को बहुत डिटेल पढ़ना है। इनके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, और वो जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है वो हम लोग पढ़ेंगे और उसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष क्वेश्चन आया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से आएगा। तो इसको चलिए समय देते हैं और सीखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड क्या है? तो फिर से मैं बता दूं, मोनोसैकेराइड माने एक ऐसा सैकेराइड जिसका जल अपघटन करें तो वो और अधिक सरल सैकेराइडों में न टूटता हो, उसको मोनोसैकेराइड कहेंगे। मोनोसैकेराइड जो होता है वो जो है सैकेराइड का सबसे सरलतम सैकेराइड होता है। इसका सबसे पहला सदस्य जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में अगर पढ़ा जाए तो कहेंगे ग्लूकोज जो होता है यह प्रकृति में मुक्त माने एकदम फ्री, स्वतंत्र रूप से एवं संयुक्त दोनों अवस्था में, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब प्लस ग्लूकोज और कहाँ मिलेगा? कहीं कुछ ऐसी जगह बताइए जहां ग्लूकोज मिल जाए। तो ग्लूकोज मीठे फलों में मिलेगा। जितने मीठे मीठे फल है, केला, सेब, सब में भर भर के ग्लूकोज पाया जाता है। अंगूर वगैरह में भी ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज अंगूर में भी मिलता है। वो कहानी दूसरी है कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन नहीं, इतने बात नहीं है, अंगूर मीठे होते हैं। जिसको अंगूर मिला उसने बताया कि अंगूर कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। हाँ, तो अंगूरों में भी ये मिलेगा। अब हम बात करें ग्लूकोज को कहां कहां हम पा सकते हैं, तो मुक्त अवस्था में मिल सकता है, संयुक्त अवस्था में भी मिल सकता है, मीठे फल में मिलेगा, मैंने नाम भी बताया, और शहद में भी
क्या मिलता है? ग्लूकोज। कहें ग्लूकोज मिलना मिलाना तो बहुत हुआ, कहें कुछ बताने की विधि बता दीजिए, कुछ बनाने की विधि बता दीजिए। तो ग्लूकोज कैसे बनाया जा सकता है, आइए ग्लूकोज बनाने की विधि देखते हैं। ग्लूकोज बनाने की सबसे पहली और सबसे आसान विधि ये है कि हम सुक्रोज से ग्लूकोज बना लें। कहें सुक्रोज से ग्लूकोज? हाँ, सुक्रोज से ग्लूकोज बन जाएगा। सुक्रोज पकड़ के लाएंगे, किसी अम्ल की उपस्थिति में उसका जल अपघटन कराएंगे। सुक्रोज पकड़ के लाएंगे, अम्ल की उपस्थिति में उसका जल अपघटन कराएंगे, अब ग्लूकोज पाएंगे। इधर देखिए, ये है C12 H22 O11, इसका नाम क्या है? कहें इसी का नाम तो है सुक्रोज। इसका नाम क्या है? सुक्रोज। और इसका जल अपघटन कराना है, H2O। जल अपघटन माने वह प्रक्रिया जिसमें जल के द्वारा किसी का अपघटन होता हो, जल के द्वारा किसी को तोड़ा जाता हो, वो हो गया जल अपघटन। और यहाँ तनु अम्ल रहेगा। हम तनु HCl भी ले सकते हैं, तनु H2SO4 भी ले सकते हैं, कोई एसिड यहाँ लेनी पड़ेगी आपको। ये जो H2O है ना, ये H2O ब्रेक होता है, और अगर मैं आपको बताऊं तो ये H2O जाकर के इसमें मिलेगा, यानी अगर हम स्पेशली बात करें O की, तो O जाके O के पास, H जाके H के पास मिला, अब फिर मिल करके टूट जाता है, और टूटता है ना तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 दो चीज बना। क्या क्या बना? ग्लूकोज भी बना, फ्रक्टोज भी बना। ये देखिए, बना ग्लूकोज, अब बना फ्रक्टोज। और जानते हैं ये जो फ्रक्टोज बना हुआ है, फ्रक्टोज जानते हैं? क्या जानते हैं? जानना ये है, अगर कहें ग्लूकोज बनाने की विधि बताइए, क्या बनाने की? ग्लूकोज कहें से सुक्रोज से बनाएंगे, ग्लूकोज बनाने की विधि पूछें तो सुक्रोज से बनाएंगे, और कहें फ्रक्टोज बनाने की विधि बताइए, कहें यही सुक्रोज से बनाएंगे। यही सुक्रोज से ग्लूकोजो बन जाएगा, इसी सुक्रोज से फ्रक्टोजो बन जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम में पूछे, हेडिंग याद करेंगे एक थे, उत्तर लिखेंगे दोनों के। ध्यान रखिएगा, एक विधि बता रहा हूं, दोनों में काम देगा। कहें ग्लूकोज कैसे बनेगा? कहें जब सुक्रोज का तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा दिया जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है। कहें फ्रक्टोज बनाइए, कहें जब सुक्रोज का तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा दिया जाता है, क्या बन जाता है? फ्रक्टोज बन जाता है। तो इधर देखिए, पकड़े सुक्रोज, सुक्रोज में H2O मिलाए, H आके H के साथ जुड़ गया। इधर देखिए, कार्बन का था 12, हाइड्रोजन का 22, 22 2 24, O का 11, 11 1 12। तो जब इसको सब में एक जोड़ देंगे ना, C6H12O6 फिर C6H12O6, ये देखिए कार्बन 12 था, 6 6 हो गया 2 जगह, 22 2 24, हाइड्रोजन था तो 12 हाइड्रोजन 2 जगह डिवाइड हुआ, टूट रहा है। 12 ऑक्सीजन भी हो गया, 11 1 12, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ। ये जो बना है ग्लूकोज बना है, ये जो बना है फ्रक्टोज बनाता है। सर जी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की संरचना थोड़ा बना के दिखाइए तो। दोनों को सूत्र आप सेम लिखे हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, इसमें भी लिखे हैं, इसमें भी लिखे हैं। दोनों सेम होता है? नहीं, दोनों सेम नहीं होता है बच्चा लोग। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर होता है। कहें कौन अंतर होता है? दिखाइए। तो जब संरचना बनाएंगे तब दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? जब संरचना बनाएंगे तब दिखाएंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला तो सेम है, C6H12O6, C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर यह है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, CHO समूह, और फ्रक्टोज में CO समूह होता है, कीटोन समूह। ठीक है, चलिए सुक्रोज से हो गया। दूसरी विधि अगर हम बनाने की बताएं तो हम कहेंगे एक विधि और है जिससे हम स्पेशली ग्लूकोज को बना सकते हैं, वो विधि है स्टार्च। हम स्टार्च ले लें और स्टार्च का जो है अगर हम जल अपघटन करा देते हैं तो स्टार्च के जल अपघटन से भी हमको बहुत मात्रा में ग्लूकोज मिल जाएगा। स्टार्च के जल अपघटन से हम ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इधर देखिए, लेंगे स्टार्च, स्टार्च माने C6H10O5, ये है यन टाइप। यन की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ हो सकती है, 100 200 हो सकती है, 1500 हो सकती है। ये रहा स्टार्च, स्टार्च का जल अपघटन कराइए H2O। ये देखिए
एक स्टार्च को तोड़ने के लिए एक जल, एक स्टार्च को तोड़ने के लिए एक जल चाहिए, 2 स्टार्च को तोड़ने के लिए 2 जल, 3 स्टार्च को तोड़ने के लिए 3 जल, अगर 4 स्टार्च ले लें तोड़ने के लिए 4 जल, तो ऐसे 4-5 न लेकर के अगर हम n स्टार्च लिए हैं तो कै जल चाहिए, n जल चाहिए, N H2O चाहिए, और दोनों आपस में मिल जाएगा, सेम वही रिएक्शन दोनों मिलेगा। इधर देखिए, इधर देखिए बोर्ड पे, अगर दोनों मिला तो कार्बन कै थे पहले बता दीजिए भैया, कार्बन तो एकदम फिक्स है 6, 10 दूई 12, हाइड्रोजन कितना हो गया 12, और ऑक्सीजन 5 1 6, ये देखिए ऑक्सीजन 6 हुआ, इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोस। क्या हो गया, ग्लूकोस। तो ये देखिए, कहे जब स्टार्च का जलभटन कराया जाता है तो स्टार्च के जलभटन से भी ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनाने की हमने 2 विधि बता दी, पहली विधि जो है उससे ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बना सकते हैं, जो दूसरी विधि है उससे स्पेशली ग्लूकोज बनेगा, कहेंगे स्टार्च के जलभटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये रहा रिएक्शन, स्टार्च जल जोड़े, कहीं NH2O कहीं लिखे हैं, यहाँ देखिए स्टार्च हम 1 2 3 4 किसी संख्या में न लेकर के n बार लिए हैं, तो जितनी बार स्टार्च लेंगे उतने बार जल लेंगे, स्टार्च और जल आपस में मिल करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। चलिए बनाने की विधि सुक्रोज से और स्टार्च से, सुक्रोज से अगर बनाएंगे तो भी ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएगा, स्टार्च बनाएंगे तो भी बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की टॉपिक आपको एकदम क्लियर होगी। हाँ बिल्कुल क्लियर है। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा जैव अणु। जैव अणु माने वह जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करता है तथा हमारे वृद्धि, अनुरक्षण और ऊर्जा के लिए जो है उत्तरदायी होता है, हमारे सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट। कहे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह जिनमें उपस्थित होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कहीं इसके बाद क्या पढ़े हैं, कहीं इसके बाद हम पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कहे वर्गीकरण कैसे पढ़े हैं, कई प्रकार के, 3 प्रकार के। कहे 3 प्रकार में कौन कौन, कहे भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, जलभटन के आधार पर वर्गीकरण, अपचायी अनपचायी के आधार पर। कहे भौतिक अवस्था कैसे अपघटन होता, कैसे वर्गीकरण होगा, भौतिक अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के, जो जल में विलेय होगा, स्वाद में मीठा होगा और क्रिस्टलीय होगा वो शर्करा कहलाएगा, एक वर्गीकरण। और जो जल में विलेय न हो, मीठा न हो, क्रिस्टलीय न हो यानी अक्रिस्टलीय हो, वो अशर्कराएं, दूसरा वर्गीकरण हुआ। जलभटन पे मोनो डाई ट्राई, जलभटन के आधार पर हम लोग पढ़े मोनो, ऑलिगो, पॉलीसैकेराइड। अपचायी अनपचायी पे जो टालेन अभिकर्मक फैलिंग विलयन को अपचयित करेगा अपचायी, और जो अपचयित नहीं कर पाएगा वो अनपचायी। इतनी सी बात हुई। उसमें फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोनोसैकेराइड पढ़ रहे हैं। मोनोसैकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाने की बात कर रहे हैं। प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था में ग्लूकोज पाया जाता है, फलों में मिलता है, मीठे शहद में मिलता है। बनाने की विधि हमने देखा सुक्रोज से और स्टार्च से। प्यारे विद्यार्थियों, आज तक जितना अब तक हमने जितना पढ़ा, हम जल्दी से उसकी पूरी कथा आपको सुना दिए। ग्लूकोज को बनाने की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, और संरचना में ही हम वही सारा स्ट्रक्चर आपको दे देंगे, सेम एनसीईआरटी पैटर्न, कुछ चूल चाल नहीं, कुछ 3-5 नहीं, अवाट बवाट नहीं पढ़ाएंगे, एकदम सेम एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, हमको वही ग्लूकोज को जो है रासायनिक गुण के रूप में भी देख लेंगे, इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, और उसका वही स्ट्रक्चर भी देखेंगे। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं ग्लूकोज की संरचना की ओर। तो हम बात करेंगे ग्लूकोज की संरचना की। ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, कैसे इसकी संरचना बनाई जा सकती है, उसकी बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं ग्लूकोज की संरचना। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो यहां हम थोड़ा सा एक बार सुन लें। क्या सुनना है कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोजेस है। एल्डोहेक्सोजेस का क्या मतलब है कि इसमें ना एल्डिहाइड समूह होता है, CHO एल्डो है, और हेक्सोजेस माने कार्बन कितने होंगे, 6। हेक्स समूह तब लगता है जब कार्बन कितने हो, 6 हो। तो ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोजेस है, और इसे डेक्सट्रोज भी नाम दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं। जैसे होता नहीं है कि किसी का नाम प्यार से रख दिया गया, छोटू रख दिया गया, छोटी रख दिया गया, और कोई मंगलवार को पैदा हुआ तो नाम मंगरू रख दिया गया। इस तरीके से
अलग अलग तरीके से नाम रख दिया जाता है ना, उसी तरीके से ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। लेकिन डेक्सट्रोज के पीछे एक रीजन है कि इसको डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं। तो हम आपको बताएं ना कि जो प्राकृतिक ग्लूकोज होता है, जो प्रकृति में पाया जाता है ग्लूकोज, वह ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। यानी कि ये जो पीपीएल होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, उसको अगर ग्लूकोज में से गुजारा जाए तो ग्लूकोज उसको दक्षिणावर्त रोटेट कर देता है। दक्षिणावर्त रोटेट करता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, दक्षिण साइड में घुमाने वाला होता है, इस नाते इसका नाम प्यार से डेक्स्ट्रोज कहा गया। तो सबसे पहली पॉइंट की बात करें तो ग्लूकोज एक हेल्डोहेक्सोजेज है, इसे डेक्सट्रोज कहते हैं, और इसका जो आणविक सूत्र होता है वो है C6H12O6। ध्यान रखिएगा, फार्मूला क्या है, C6H12O6 होता है। अब हम बात करेंगे संरचना में HI से अभिक्रिया। ग्लूकोज HI से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीज की बात करेंगे। अब आप कहेंगे सर जी आप तो भौतिक गुण छोड़ दिए, रासायनिक गुण छोड़ दिए, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आ गए। नहीं, मैं भौतिक गुण नहीं छोड़ा हूं। कहें अगर नहीं छोड़े हैं तो बताइए कैसे नहीं छोड़े हैं। तो सुनिए, अगर कोई कह दे कि भौतिक गुण ग्लूकोज का लिखिए, तो लिखेंगे ग्लूकोज मीठा पदार्थ होता है और यह फले हुए पके हुए फलों में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, और जो ग्लूकोज है यह जो है एल्डोहेक्सोजेज होता है, डेक्सट्रोरोटेटरी होता है। इस तरीके से 3-4 पॉइंट दे देंगे, इसका स्वाद वगैरह क्या है, ठीक है, इस तरीके से कुछ मिला करके 3-4 पॉइंट लिख ले जाएंगे। इसमें कोई बहुत वो है नहीं। कहेंगे ठीक है, मान लीजिए भौतिक गुण मीठा है, ऐसा है वैसा करके लिख ले गए, यह जल में विलेय है, ये सारी चीज मिला के भौतिक गुण में लिख ले गए। तो रासायनिक गुण बताइए, रासायनिक गुण क्यों छोड़े हैं, रासायनिक गुण बताइए हमको। तो बच्चा रासायनिक गुण हम यही संरचना में पे लिखाएंगे। रासायनिक गुण माने कहें जब HI से अभिक्रिया करता है ग्लूकोज, पहले देखिए लिखेंगे ग्लूकोज की HI से अभिक्रिया। अगर पूछ ले कि ग्लूकोज को 2 रासायनिक गुण लिखे तो पहली हेडिंग लिख देंगे HI से अभिक्रिया। कहेंगे जब ग्लूकोज HI से अभिक्रिया करता है, लिख लीजिएगा, जरूरत हो तो लिख लीजिएगा अपने पास ना। जब पढ़ने बैठते हैं तो अपने पास एक रफ कलम लेके बैठिए, एकदम मूक हो करके, एकदम स्थिर कांस्टेंट हो करके ना बैठिए, रफ कलम लेके बैठिए, जो आवश्यक चीजें हो उसको लिख लीजिए। चलिए, तो मैं वापस टॉपिक पे आता हूं, लिख लीजिएगा, जब ग्लूकोज HI से अभिक्रिया करता है तो N हेक्सेन देता है, और यह अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। क्या देता है, N हेक्सेन देता है। ठीक है, बात करते हैं कि जब ग्लूकोज HI से अभिक्रिया करता है, N हेक्सेन देता है। बच्चा लोग, हम लोग लाएंगे ग्लूकोज को, और ग्लूकोज माने, एक बार मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूं, ओपन स्ट्रक्चर CHO। फिर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि कैसे लिखनी है ग्लूकोज की संरचना। तो 1 यहां हो गया, 2 3 4 5 6, पहले 6 कार्बन ऐसे बना देंगे, ऊपर CHO कर देंगे, नीचे CH2OH OH OH H OH, इस तरीके से, और फिर H OH H OH। इधर OH है ना, तो अब इधर खाली H लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, अगर इधर OH है तो H, H है तो OH, OH है तो H। ये ग्लूकोज की संरचना बनी। अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे HI से, और HI जानते हैं हाइड्रोजन का लाना पड़ेगा 14 ठे। ये अभिक्रिया हो रही है लाल P की उपस्थिति में। ठीक है, लाल P की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो जानते हैं यहां से जितना आप I देख रहे हैं टोटल, यहाँ कै I हो जाएगा, 14, 14 I, ऐसे 7I2 बन के बाहर हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 ठो ऑक्सीजन, कै ऑक्सीजन देख पा रहे हैं, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, और यहां से 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन, यानी कि इस तरीके से 6 ठे H2O, 6 ठो H2O, यहां से 6 ठे H2O बाहर होगा, प्लस 7I तो पहले से था, 6 ठे H2O बाहर हो गया। अब बचा 2 हाइड्रोजन। देखिए
यहां से टोटल में से आई चला गया, अब 12 हाइड्रोजन चला गया। कै हाइड्रोजन बचा हुआ है 14 में से सिर्फ 2 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन कहा गया, 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन के साथ, 6 दूनी 12 में के पानी बन गया, बचा 2 हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन को हम यहां लाके जोड़ देंगे। यहां क्या है, CH है, और जब जुड़ेगा तो हो जाएगा CH में 2 H जुड़ेगा, CH3। फिर नीचे क्या हो जाएगा, एक C से दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH2। फिर नीचे क्या हो जाएगा, एक C से ऑक्सीजन तो गया, दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH2। एक C से दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH2। एक C से दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएगा, CH2। बच्चा यहां से O चला गया है, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, फाइनली क्या, CH3। काउंट करिए एक बार, 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन की कैसी श्रृंखला मिली हुई है, सीधी श्रृंखला है बिल्कुल, चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें, ये सीधी श्रृंखला है। और जब 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला मिलती हो, CH3 CH2 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 CH3, तो इसको नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाएगा एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। तो देखिए, अब कभी कभी कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। अगर इस चीज को सिद्ध करना है तो हम लिखेंगे, जब ग्लूकोज HI से अभिक्रिया करता है, किससे, HI से, जब ग्लूकोज HI से अभिक्रिया करता है तो यह एन हेक्सेन देता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। समझ रहे हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। तो ये देखिए, कहेंगे ग्लूकोज लाएंगे, HI लाएंगे, लाल पी माने लाल फास्फोरस, इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी। यहां से 14 हाइड्रोजन में से 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, जहां जहां ऑक्सीजन देख पा रहे हैं ना आप, 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन मिलकर के 6 H2O और 14 I यानी 7I2 यानी 7 I2 बन के बाहर हो गया। 2 हाइड्रोजन बचा, दोनों हाइड्रोजन ला करके CHO से जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ बचा CH2 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 CH3, ये बना एन हेक्सेन। तो इसका 2 यूज हो जाएगा, 2 यूज कौन कौन, जब ग्लूकोज HI से अभिक्रिया करता है एन हेक्सेन देता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। दूसरा यूज, अगर कोई कह दे ग्लूकोज का रासायनिक गुण लिखिए तो इठो, पहला हेडिंग लिखेंगे HI से अभिक्रिया, यही बात लिख देंगे कि अभिक्रिया करके एन हेक्सेन देता, बात हो जाएगी। तो इसी का एक पंथ द्विकार्य करेंगे, रासायनिक गुण में भी इसी का उपयोग करेंगे और संरचना बनाने में भी पहला रिएक्शन इसको दिखाएंगे, फिर इसके बाद और भी रिएक्शन दिखाएंगे, तब जाकर के कंप्लीट संरचना की बात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे रासायनिक गुण की, और वो कौन सी अभिक्रिया है, तो बात करेंगे HCN से अभिक्रिया। जब ग्लूकोज HCN से अभिक्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है। अब इससे क्या सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है, कहेंगे कि जब ग्लूकोज HCN से अभिक्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में CO समूह है, कार्बोनिल समूह है, कहीं ना कहीं CO समूह है, इसलिए साइनोहाइड्रिन बन रहा है। आइए देखिए इसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो हम लिखते हैं ये C डबल बांड O और सिंगल बांड H, और बाकी अब 1 2 3 4 5, यहां CH2OH, यहां OH OH H OH H OH H OH। जैसे OH देखिए लिखना सीखिए, इधर OH था ना, इधर OH था तो हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया, यहाँ H था तो OH। ग्लूकोज में ऐसे संरचना बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब क्रिया किससे करानी है, HCN से, HCN से। चलिए HCN से क्रिया कराते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये बांड टूट जाएगा, हाइड्रोजन जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और ये जो CN देख रहे हैं जाकर के कार्बन से जुड़ जाएगा, और बनेगा क्या, तो देखिए
यहां हम क्या लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं, CH। और इस CH से कौन जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है और CN जुड़ रहा है। बाकी कुल एकदम सेम लिखना है। क्या, 1 2 3 4 5 CH2OH OH OH H OH। अब सुनिए एकदम सेम, ये बार बार आपको कैसे लिखना सीखिए, जैसे याद हो जाए। नीचे लिखना है CH2OH, फिर OH OH H OH, बस। अब इधर देखो, इधर वाला तो कुछ याद ही नहीं करना है। यहां क्या लिखे हो, OH, इधर लिख देना H, OH H, देखना H OH OH यानी H। अब जानते हैं इसी का नाम होता है साइनो या साइनो हाइड्रीन। ये प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम देखें तो देखिए इतनी चीज में तो कुछ करना ही नहीं था, एकदम सेम टू सेम है। बस चेंजिंग कहां से हुई है, तो ये देखिए यहां CHO ग्रुप जो है CHOH में बदल गया, यानी यहां वाला जो CO समूह था ना, वहीं से रिएक्शन हुआ है और वो चेंज हुआ है। यानी अब इससे दो चीज हो गई। अगर ग्लूकोज का दो रासायनिक गुण पूछा जाए तो पहला HI से अभिक्रिया, जो कि आपने रिएक्शन क्लियर कर लिया, दूसरा HCN से अभिक्रिया। ग्लूकोज का जो रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इत्मीनान से देखिए, सीख लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो अब हम बात करेंगे, ग्लूकोज जब HCN से अभिक्रिया करता है साइनोहाइड्रिन बनता है, रासायनिक गुण में यूज ही कर लेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए, बोर्ड एग्जाम में कई बार नाम लेके पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में CO समूह होता है, तब कहेंगे जब ग्लूकोज HCN से अभिक्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में CO समूह है। बस रिएक्शन खत्म, ये रिएक्शन देंगे और सिद्ध हो गया, बात आपकी पूरी हो गई। इसी तरीके से चलिए अब अगले रिएक्शन पे चलते हैं और उसका यूज देखते हैं। बात करते हैं ब्रोमीन जल से अभिक्रिया की। तो इससे क्या होगा, जब कह दिया जाए कि ग्लूकोज का 3 रासायनिक गुण लिखे तो तुरंत तीसरी अभिक्रिया डाल देंगे ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। अच्छा, ब्रोमीन जल क्या करता है, ब्रोमीन जल ना ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवा देता है। और जब यहां ऑक्सीकरण होता है बच्चा लोग, तो ग्लूकोज का जो CHO समूह है वही CHO समूह COOH में बदल जाता है, यानी एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे सिद्ध होता है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में CHO समूह है। समझ रहे बात को? चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। तो लिखेंगे, यहां हम सीधा एल्डिहाइड समूह लिख रहे हैं, CHO, फिर 1 2 3 4 5 CH2OH OH OH H OH। अब इधर सारी चीज लिख लिए, इसी का अपोजिट, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां H। अब इसकी अभिक्रिया करानी हमको ब्रोमीन जल से। किससे? ब्रोमीन Br2 जल से, ब्रोमीन जल से। जब इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल से होती है ना, यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, एक ऑक्सीजन जाकर के एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड समूह CHO के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो ये जो CHO देख रहे हैं COOH हो जाएगा। और सबको एक साथ जोड़ लीजिए, बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। इसको देखिए, हम देखें ये क्या है। अगर हम इसको देखें तो CHOH है, CHOH CHOH CHOH, इसको हम लिख सकते हैं CHOH। यही है ना CH, ये H इधर था, ये OH इधर था। CHOH कै बार? 4 बार। और नीचे क्या था? नीचे था CH2OH, नीचे था CH2OH। ये है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है? ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। अब देखिए, कहेंगे जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है। और जब ग्लूकोज का कहीं 3 रासायनिक गुण लिखना पड़े तो तीसरा रिएक्शन भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो बस इसका ऑक्सीकरण हो जाता है
एल्डिहाइड माने CHO समूह COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह में, एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसको एक बार अच्छे से देख लें, इसको नोट कर लीजिएगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें बस मैं वही बता रहा हूं, इसको बड़ी गंभीरता से लीजिएगा, तैयार कर डालिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं PCl5 से अभिक्रिया की। जब ग्लूकोज PCl5 से अभिक्रिया करता है तो पेंटा क्लोरोग्लूकोज देता है। जब ग्लूकोज PCl, लिख लीजिए, जब ग्लूकोज PCl5 से अभिक्रिया करता है तो पेंटा क्लोरोग्लूकोज देता है। ठीक है, अच्छा, इससे क्या सिद्ध होता है? अगर कहीं क्वेश्चन ये आ जाए, अभी पूछा गया क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह, कितना? 5 OH समूह होता है, 5 OH समूह दिखाना है। तो जब ऐसा पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह है, तो उसकी अभिक्रिया तुरंत कराएंगे PCl5 से, या वो जो है एसीटेट से भी करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल PCl5 से देखिएगा। यहां है CHO, यहां तो CHO समूह है ना, ये OH समूह नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1 2 ओपन स्ट्रक्चर, 3 4, यहां देखिए 5 CH2OH, OH समूह आया 1, देखिए 2 3, यहां पे H होता है, यहां OH 4, इधर देखिए H, यहां क्या हो गया 5, यहां H कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हम भी जानते हैं कि ग्लूकोज में 5 है, आप भी जानते हैं, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4, और इधर आएंगे एक, यहां मिल जाएगा 5। ग्लूकोज में कुल कैट OH है, 5 OH है, लेकिन इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि 5 OH है? इसकी अभिक्रिया कराएंगे PCl5 से। PCl5 लाएंगे, यहां हम लिख रहे हैं PCl5, लेकिन कैट लेंगे 5 PCl5 लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं PCl5 ब्रेक होता है PCl3 में और Cl में, ऐसे ब्रेक होता है। और मैं आपको बताऊं तो यहां से O और यहां से PCl3, आप जानते होंगे कि जब PCl5 किसी ऐसे यौगिक से क्रिया कर रहा है जिसमें ऑक्सीजन है, तो वहां POCl3 अवश्य बनता है, जानते हैं ना। तो देखिए यहाँ PCl3 था, O आके जुड़ेगा तो POCl3 बन जाएगा, और साथ ही साथ में ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला क्लोरीन मिल करके HCN मिल करके HCN भी बना लेगा, और फाइनली ये Cl जा करके इन दोनों लोगों की जगह पर जुड़ जाएगा। यही काम यहां होना है, यही काम यहां होना है, यहां होना है, यहां होना है, यहां होना है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, एकदम रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट की बात कर लें, तो बच्चा लोग यहां से हट रहा है O PCl3 के साथ, H हट रहा है Cl के साथ, आ कौन रहा है CH, यानी OH हटेगा, कौन हटेगा? OH हटेगा, Cl जुड़ेगा, OH हटेगा, Cl जुड़ेगा, OH हटेगा, Cl जुड़ेगा 5 बार। यानी देखिए हम लिखेंगे CHO तो ऐसे रहना है, यहां C से H रहने दीजिए, यहां C से H रहने दीजिए, यहां कौन आ गया? Cl, यहां कौन आ जाएगा? Cl, H कौन आ जाएगा? C से H रहेगा, OH हटा, Cl जुड़ा। अब इधर देखिए C यानी H Cl C H2, OH हटेगा, Cl जुड़ेगा। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी पेंटा, नाम लिखने के लिए मैं ऐसे किया हूं, आप मत करिएगा, पेंटा क्लोरो ग्लूकोस, पेंटा क्लोरो ग्लूकोस। प्यारे विद्यार्थियों, जब PCl5 ग्लूकोज से क्रिया करता है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बनता है, साथ ही POCl3 यहां से, POCl3 यहां से, POCl3 यहां से, यहां से, यहां से, यानी 5 ठो POCl3 बनेगा।
कै ठो, 5 ठो POCl3 बनेगा। और देखिए यहां से Cl, यहां से H, HCl, 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 5 ठो HCl भी बनेगा, यानी 5 HCl। ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, बात समझ रहे हैं? ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कहीं कह दिया जाएगी इसी का यूज 2-3 जगह करना है, 2 से 3 जगह करेंगे। अगर कहीं कह दे कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है, ग्लूकोज में 5 OH समूह है, कहेंगे जब ग्लूकोज PCl5 से अभिक्रिया करता है पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बनता है, तो यानी सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 ठो OH समूह है। क्वेश्चन कर दे कि ग्लूकोज को पेंटाक्लोरो ग्लूकोज में परिवर्तित करें, ग्लूकोज को पेंटाक्लोरो ग्लूकोज में परिवर्तित करें, फिर लिखेंगे PCl5 से क्रिया, रिएक्शन करा देंगे। कहें ग्लूकोज का 4 रासायनिक गुण लिखिए, कई रासायनिक गुण? 4। पहला HI से अभिक्रिया, दूसरा HCN से अभिक्रिया, तीसरा ब्रोमीन जल से अभिक्रिया और चौथा PCl5 से अभिक्रिया। 4 रिएक्शन हो गया, समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अगले रिएक्शन की, तो हम HNO3 से अभिक्रिया की बात करेंगे। कहेंगे जब ग्लूकोज HNO3 से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, बताइए क्या होता है? जब ग्लूकोज HNO3 से अभिक्रिया करता है ना, तो वह जो है सैकेरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सैकेरिक अम्ल, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के पास एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है। जैसे चलिए अभी देखिए, फिर क्लियर हो जाएंगे आप। ग्लूकोज माने CHO 1 2 3, CHO के बाद 5 कार्बन, 3 4 5, CH2OH, OH OH H OH। अब देखिए यहां हम OH लिखे थे, इसके अगेंस्ट में H OH H H। अब इसकी अभिक्रिया जब हम HNO3 से करा रहे हैं, HNO3 से, तो यहां ना हम 3 ऑक्सीजन लेके आएंगे। कई ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। सुनिए, एक ऑक्सीजन इसमें से, एक ऑक्सीजन, देखिए बोर्ड पे देखिएगा, एक ऑक्सीजन हम CHO को दे देंगे, बाकी जो 2 ऑक्सीजन आप देख रहे हैं हम ला करके यहां देंगे, और यहां से ना H2O बाहर हो जाता है। यानी देखिए क्या हो रहा है, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहां गया, 2 ऑक्सीजन यहां, तो हुआ क्या? COOH। ठीक, बाकी इतनी चीजें एकदम सेम। क्या सेम लिखना है? एक है, C है, ध्यान रखिएगा, C1 2 3 4 5। यहां अब हम लिखेंगे, देखिए CH2OH था ना, ये CH2OH जब कोई OH समूह CH2 से जुड़ता है और वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसको प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। अब यहां आ गया COOH, यहां आ गया COOH, यानी ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH, और यहां OH H OH H H OH OH H। इतनी सी बात। ये देखिए ऊपर भी COOH आ गया, नीचे भी COOH आ गया, इसी को नाम दिया जाता है सैकेरिक अम्ल, सैकेरिक अम्ल। समझ रहे हैं? अब सुनिए, अगर कहीं ग्लूकोज का आपसे 5 रासायनिक गुण पूछ ले, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, 5 पूछ ले, तो आप सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया देंगे, कौन सी अभिक्रिया देंगे? HI से अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया आप लिखेंगे HCN से अभिक्रिया। HI से अभिक्रिया लिख रहे थे, HI वाली अभिक्रिया बता रही थी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। फिर HCN की अभिक्रिया बता रही थी कि ग्लूकोज में CO समूह होता है। तीसरी अभिक्रिया ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बता रही थी कि ग्लूकोज में क्या होता है, बोलिए? ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। चौथी अभिक्रिया आपने लिखा
PCl5 से अभिक्रिया, यह अभिक्रिया बताई कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है। फिर पश्चिमी अभिक्रिया आपने लिखा है CN से अभिक्रिया, यह अभिक्रिया बताती है कि ग्लूकोज में एक एल्कोहलिक, प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। अब देखिए इन पांचों रिएक्शन की मदद से हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे। अब ये SCN से अभिक्रिया हो गई कंप्लीट। जब SCN की पांचों रासायनिक गुण पूछा जाए, पांचों लिख देंगे। इन्हीं पांचों की मदद से हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी क्लियर कर लेंगे। जब ग्लूकोज HNO3 से अभिक्रिया करता है, सैकरिक अम्ल बनता है, ऊपर एक ऑक्सीजन चला जाएगा, नीचे 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। इतनी सी बात है। चलिए तो अब बात करेंगे फाइनली ग्लूकोज की संरचना की। जो ग्लूकोज की संरचना है वो हम 5 रिएक्शन से सिद्ध कर चुके हैं। पहला रिएक्शन हमने HI से दिया कि जब ग्लूकोज HI से अभिक्रिया करता है N हेक्सेन देता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। इसके बाद हमने जो है कहा कि जब ग्लूकोज दूसरी अभिक्रिया, जब ग्लूकोज HCN से अभिक्रिया करता है तो सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में CO समूह है। फिर हमने साइनोहाइड्रिन बनाया। दूसरी अभिक्रिया देखें, तीसरी अभिक्रिया ब्रोमीन जल से। हमने कहा जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में CHO समूह है। ये बात हो गई। फिर इसके बाद हमने चौथी हेडिंग की बात की कि जब ग्लूकोज PCl5 से अभिक्रिया करता है पेंटा क्लोरोग्लूकोज देता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। फिर अगली अभिक्रिया हमने लिखा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। जब ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सैकरिक अम्ल देता है, जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज में नीचे CH2OH यानी प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप है। अब हम इस आधार पे कह सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। नीचे प्राइमरी एल्कोहलिक समूह होता है, ऊपर एक ठो एल्डिहाइड समूह होता है, 5 ठो OH, 1 2 3 एठो 4 यहां, 1 यहां, 5 OH समूह होता है। बस इतनी चीजें होती हैं। बाकी यहां देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज। इतनी सी बात थी। ये D प्लस ग्लूकोज की संरचना बनी। ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बना। अब बात करेंगे DL विन्यास की। DL विन्यास क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि अगर जैसे कोई भी यौगिक है तो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होगा कि लीबो-रोटेटरी होगा, माने वो दक्षिणावर्त होगा या वामावर्त होगा। इस चीज को ज्ञात किया जाएगा, इस चीज को क्लियर किया जाएगा। हम देखें इसके लिए मानक बनाया गया ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड माने CHO COH H CH2OH एक यौगिक, दूसरा CHO COH H CH2OH। ये हम DL विन्यास, कभी कभी कहता है ना कि DL विन्यास पर टिप्पणी लिखें, तो कहेंगे कि किसी भी यौगिक में दक्षिणावर्त या वामावर्त ज्ञात करने के लिए जो नियम लगाया जाता है, जिस विधि का उपयोग करते हैं, उसको DL विन्यास कहते हैं। जैसे हमने 2 यौगिक लिया, उस यौगिक में ये देखिए हाई वाला कार्बन, ये तो ठीक है, ये जो कार्बन है ना ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता 4 लोगों से जुड़ी हो। यानी देखिए ये 4 लोगों से जुड़ी हो प्लस चारों अलग अलग लोग हों। एक C का एक बांड OH से, एक बांड H से, एक बांड CHO से, एक बांड CH2OH से, चारों 4 लोगों से जुड़ी है। यह कार्बन कैसा कार्बन होगा? कायरल कार्बन होगा। अगर कायरल कार्बन है तो कायरल कार्बन जो है अब देखेंगे, देखिए इसमें क्या डिफरेंस, यहां पे भी कायरल कार्बन है, इसमें OH कायरल कार्बन के दक्षिण साइड में है, दाहिने साइड में है, ठीक है। इस नाते ये दक्षिणावर्त है, इस नाते इसको हम डेक्स्ट्रो-रोटेटरी यानी D कहेंगे
या फिर प्लस लगा सकते हैं, डी या प्लस। और इसमें देखें तो ये बाईं साइड में है, इसमें यल कहेंगे या फिर माइनस। ये देखिए, ये अगर कायरल कार्बन के बाईं साइड में ग्रुप OH आ जाए, OH समूह बाईं साइड में हो तो उसको लिबो रोटेटरी या फिर यल कहेंगे, और यही दाएं साइड में हो तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी कहेंगे। ये हो गया डी, ये हो गया यल। तो किसी भी यौगिक में दोनों टाइप की संरचना होती है, डी संरचना होती है, यल संरचना होती है, इसी को डीएल विन्यास कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज में ये देखिए CHO, उसके बाद हम थोड़ा नजदीक नजदीक लिखेंगे। ये देखिए एक स्ट्रक्चर और, 3 3 4 5 CH2OH, OH OH EH OH EH OH EH EH, यहां भी H रहेगा, ठीक है, ये हो। और फिर CHO 1 2 3 4 5 यानी OH। अब देखिए यहां भी मैं छोड़ रहा हूं OH EH OH EH OH EH EH। अब अगर यहां OH इस साइड में था, इसमें OH इस साइड में लिखना पड़ेगा, और यहां क्या रहेगा H। प्यारे विद्यार्थियों, ये है नीचे से पहला कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन, पहला कायरल कार्बन। और ये भी पहला कायरल कार्बन है। इसमें जो OH समूह है, ये देखिए यहां पे है बाईं साइड में, यहां देखिए दक्षिणावर्त है, यहां वामावर्त है, इसको D प्लस ग्लूकोज कहेंगे, इसको L प्लस ग्लूकोज कहते हैं। ये लिबो रोटेटरी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये रहा डीएल विन्यास। समझ रहे हैं? तो किसी भी यौगिक में दो प्रकार की संरचना होती है, डी संरचना होती है, यल संरचना होती है, जिसको डीएल विन्यास के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की। सुनिए, ये जो ग्लूकोज है ना, इसकी अपनी चक्रीय संरचना होती है। अभी हम लोगों ने ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर देखा, CHO CHOS 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 CH2OH, ये ओपन स्ट्रक्चर था, खुली हुई संरचना थी। अब चक्रीय संरचना देखना है। चक्रीय संरचना की जरूरत क्यों पड़ी? 2-3 रिएक्शन ऐसा है ना कि जो ग्लूकोज नहीं करता है। कौन रिएक्शन? ग्लूकोज में CHO समूह है, लेकिन ग्लूकोज उस अभिक्रिया को नहीं देता है। इस नाते हम लोगों को ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की जरूरत पड़ी। ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। सिर्फ अभिकर्मक माने वह पदार्थ अगर कहीं CHO समूह होता है ना, तो सिर्फ अभिकर्मक जरूर अभिक्रिया करता है। और एल्डिहाइड यानी CHO समूह सिर्फ अभिकर्मक से अभिक्रिया करके गुलाबी रंग देता है, पिंक कलर देता है। लेकिन जो ग्लूकोज है वो सिर्फ अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब डाउट हो रहा है कि ग्लूकोज में CHO समूह है कि नहीं है। अच्छा, ग्लूकोज जो है NaHSO3 से भी अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि अगर कहीं एल्डिहाइड समूह है, अगर कहीं CHO समूह होता है, तो वो अभिक्रिया NaHSO3 से जरूर करता है, लेकिन यहां ये भी नहीं कर रहा है इससे अभिक्रिया, जिससे सिद्ध हो रहा है कि ग्लूकोज का CHO समूह या तो कहीं बांड बनाने में व्यस्त है या तो है ही नहीं। फिर ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होता है, पेंटा एसीटेट मतलब जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एस्टिक अम्ल से कराएंगे, तो एस्टिक से कराएंगे ना, तो फिर वो पेंटा एसीटेट बनता है। तो ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होता है वह हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि ग्लूकोज में 5 OH तो इसी रिएक्शन से सिद्ध हो गया, पेंटा एसीटेट बना तो सिद्ध हो गया, और वही NH2 से अभिक्रिया नहीं कर रहा है। यानी ग्लूकोज का जो CHO समूह है वो बांड बनाने में कहीं न कहीं व्यस्त है। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्लूकोज है उसका 2 क्रिस्टलीय रूप मिलता है। पहली संरचना अल्फा संरचना होती है और दूसरी संरचना बीटा संरचना होती है। ठीक है,
ग्लूकोज की दो संरचना होती है, अल्फा संरचना, बीटा संरचना। तो होता यह है ना कि जो ग्लूकोज का CHO समूह है वो रिंग यानी चक्रीय संरचना बनाने में व्यस्त होता है। चलिए आइए देखते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसे बनती है और ग्लूकोज रिंग बनाने में कैसे व्यस्त है। चलिए देखा जाए। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनानी हो ना तो सबसे पहले और सबसे आसान काम कि आप ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर बना लीजिए, यानी 6 कार्बन लाइए, 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं यहां CH2OH OH OH H OH और यहां होता है CHO। क्या होता है? CHO। तो CH और डबल बॉन्ड O हम ऐसे लिख देंगे। अब सबको कंप्लीट करिए। यहां OH है तो यहां H OH EH EH ऐसे हो जाएगा। अब हम आपको बताएं, ये अगर हम नंबरिंग करें तो यहां 1 2 3 4 5 6। हम आपको बता दें ये जो पहले नंबर पर एल्डिहाइड समूह CHO आप देख रहे हैं, पहले नंबर वाला कार्बन 5वें नंबर के OH समूह से बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। इस वजह से CHO बाकी लोगों से यानी NaHCO3 से और सिर्फ अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। मतलब इधर देखिए, ये जो आप OH देख रहे हैं ना, ये OH, इस OH का जो H है ये जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और जुड़ता है तो यहां से दो संरचना बनती है। मैं दोनों बना के दिखा दे रहा हूं। फिर से आप वही 6 कार्बन लिखेंगे, 2 3 4 5 6, यानी CH2OH हो गया। यहां वाला इधर देखिए, H तो चला गया, बचा कौन? O। यहां कौन है? OH। यहां कौन है? H OH। कंप्लीट करिए, H OH EH EH। अब देखिए यहां H एक ठो था और ये वाला जो H है ये जाकर के देखिए H गया O के पास, तो क्या हो गया? OH। अभी ऑक्सीजन कै बांड बनाता है? 2 बांड। एक बांड बनाया है। कार्बन कै बांड बनाता है? 4। बनाया कै है? 1 2 3, यानी ये कार्बन एक बांड बनाता है किससे? इस ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन को थोड़ा अच्छी जगह व्यवस्थित कर दीजिए भाई, ऐसे रख दीजिए। देखिए इस लाइन को पूरा कंप्लीट मिला दीजिए, इसको ला करके बीच में रख दीजिए। कहां रख देंगे? बीच में। समझ रहे हैं? अब अगर यही OH रिंग के अंदर आ जाए, पहला वाला OH कहां आ जाए? रिंग के अंदर, तो इसको हम अल्फा D प्लस ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और यही जब रिंग से बाहर हो जाए इसको कहेंगे बीटा D प्लस ग्लूकोज। यानी ये संरचना कैसे बनेगी? इधर देखिए, इधर देखिएगा। ये यहां अगर हम 1 2 3 4 5 6 लिख दें, CH2OH, यहां O लिखेंगे, OH EH OH EH OH EH और क्या? यहां सिर्फ H, क्योंकि OH लिख दिया गया। यहां वाला चला गया, इससे जुड़ गया। तो अब देखिए इस बार अंदर OH किए थे ना, यहां देखिए OH और क्या? H, और यहां से जोड़िएगा ऑक्सीजन को। ठीक कर दीजिए, यही ऑक्सीजन बीच में जाके जुड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम लोग नाम देंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये देखिए, समझ रहे हैं? और ये खाली D प्लस ग्लूकोज था, D प्लस ग्लूकोज। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना थी। पहले ग्लूकोज फिर से सुन लीजिए कैसे क्या हुआ, फिर से देखिए।
पहले ग्लूकोज के एकदम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक से, यहां से H उठा करके O के पास भेज देंगे। अगर O के पास भेज दिए तो ये O से कौन जुड़ गया, H क्या हो गया, OH हो गया, और यहाँ कौन जुड़ा है, H। तो जब ये OH, बाकी सब सेम, देखिए इतनी चीजें यहां से लेकर के सेम है, ये भी सेम है, बस ये वाला H जा करके, ये H जा करके कहां जुड़ रहा है, O से, तो क्या हो गया OH, और हाई वाला O इसी को बीच में ला करके जोड़ दिए, देखिए बीच में लाए O को, ये O है, ऑक्सीजन बीच में रख दिए, सबको जोड़ दिए। अगर ये OH रिंग में है, ये वाला पहला वाला OH रिंग में है, तो अल्फा रिंग के, देखिए यहां देखिएगा, यहां देखिए ये रिंग के बाहर हो गया, तो इसको बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। ध्यान से एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको बना लीजिएगा। अगर ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाने के लिए कहे तो 3-4 पॉइंट आपको पहले लिखना पड़ेगा कि ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है, ये NaHSO3 से क्रिया नहीं करता है, ये ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट NH2OH से क्रिया नहीं करता है, यानी ग्लूकोज का CHO समूह CHO समूह कहीं बांड बनाने में व्यस्त है, और सही में ग्लूकोज का CHO समूह रिंग के फॉर्मेशन में बिजी होता है, इस नाते ये इस सब क्रियाओं को नहीं देता है। तो ग्लूकोज दो क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, अल्फा और बीटा, ये रही उसकी संरचना। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जरूरत होगी फिर से समझ लीजिएगा, इसको तैयार रखिएगा। चलिए देखते हैं, अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। ग्लूकोज की हावर्थ संरचना कैसे बनती है, तो वैज्ञानिक हावर्थ ने बताया कि जो पाइरान की संरचना होती है, इसी पाइरान से हम पायरा ग्लूकोनोस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम ये संरचना पहले समझें, जिसको हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहे हैं, अल्फा कैसे कहे हैं, ये जो OH है ये रिंग में है। पहले इसको देख लीजिए, यहां 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 देख रहे हैं, ये है पायरान। पायरान को ही अगर चेंज करें तो हम थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किए हैं। आप 1 नंबर पे पहले देखिए, 1 नंबर पे ये है H, ये है OH, हमने रखा HOH। जैसे 1 नंबर पर पोजीशन है HOH की, सेम पोजीशन दूसरे नंबर पर भी है, यानी पहले H फिर क्या OH। अब देखिए पहले और तीसरे से देखिए डिफरेंट है, यानी OH और क्या H, ये देखिए पहले और तीसरे से यहां भी नंबरिंग, 1 कार्बन 2 कार्बन, हर मोड़ पे कार्बन है, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और छठवें की बात करें ना तो यहाँ CH2OH बाहर आएगा। देखिए यहां भी ये जो रिंग बनी हुई है, ये रिंग है, इस रिंग के बाहर छठवां कार्बन है, यहां भी बाहर आ गया, समझ रहे हैं, बाहर आ गया। तो सुनिए, पहले वाले पे क्या था, HOH HOH, ये दूसरे पे H और OH H और OH, तीसरे वाले पे OH OH फिर H, चौथे पे फिर पहले जैसा HOH, पांचवें कार्बन पर एक जगह CH2OH जुड़ा है, एक जगह क्या जुड़ा है CH2OH, और एक जगह H, और एक बांड किससे जुड़ा है O से, देखिए एक बांड O से, ये है ग्लूकोपाइरानोस, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, इसी का हम बीटा बना देंगे। कैसे, ये देखिए ये OH है नीचे, जब इसी OH को करेंगे ऊपर तो इसका क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो अभी हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस बनाए हैं, पाइरानोस होता है ऐसे। अभी देखिए इसी को फिर से हम बनाएंगे, टोटल ही संरचना बनाएंगे। इधर देखिए टोटल संरचना बनाइए, ये देखिए ऐसे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा। अब देखिए सेम ऐसे, पहले पांचवा नंबर जैसे लिखे हैं ना, सेम टू सेम लिख लीजिए, H CH2
OH, क्षय था ना, वो क्षय हो गया। फिर देखिए अगर हम बात करें चौथे नंबर पे क्या है, OH। तीसरे पे बात करें तो क्या है, पहले OH EH। दूसरे पे बात करें तो क्या है, OH। पहले पे बात करें तो H और OH। जब OH नीचे हो तो अल्फा, और जब यही OH कहां चला जाए, ध्यान से देखना, यही बस ऊपर चला जाए, तो इसको क्या कहेंगे, बीटा। इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूको पाइरानोस। बस समझ रहे हैं, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। ठीक है, तो ग्लूकोज की सारी बात खत्म हुई। हम लोग स्टार्ट से देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण क्या है, और फिर उसके बाद मोनोसैकेराइड में आए, उसमें ग्लूकोज को हम लोग बनाने की विधि से लेकर के और भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना सब कुछ पढ़ते हुए हम आगे आए हैं। हम बताएं यहां हम फ्रक्टोज में जितना रासायनिक गुण ग्लूकोज के लिए है, सेम वही सब कुछ रिएक्शन फ्रक्टोज के लिए भी काम करेगा। यहां हम फ्रक्टोज में थोड़ा सा अंतर देखते हैं, तो कहां पे, संरचना में। आइए संरचना देखते हैं। देखिए इसमें भी पहले आप ना 6 कार्बन बनाएंगे, सिंपल 6 कार्बन, 2 3 4 5 6। सबसे पहले 6 कार्बन बना लिए, नंबरिंग कर डालिए, 1 2 3 4 5 6। ऊपर से दूसरे नंबर पर O लगा दीजिए। आप जानते हैं ना कि ग्लूकोज में CHO समूह होता है और फ्रक्टोज में CO समूह यानी कीटोनिक ग्रुप होता है। अब बस नीचे क्या होता है ग्लूकोज में, CH2OH, ऊपर भी हो जाएगा CH2OH। ठीक है, अब यहां जैसे ग्लूकोज में 2 बार लगातार हम OH लिखते थे, सेम वैसे लिखेंगे OH और फिर क्या, EH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ क्या, ये हो गया फ्रक्टोज। क्या हो गया, फ्रक्टोज, या फ्रक्टोज भी आप कह सकते हैं, या फ्रक्टोज ही कह लें, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रक्टोज की संरचना हो गई। हम इसको भी चक्रीय संरचना के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर से वही पुरानी बात, प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा, पहले तो ये फ्रक्टोज की संरचना हो गई। अब हम इसी की तुरंत यही चक्रीय संरचना की बात कर लेंगे। किसकी बात, चक्रीय संरचना की। हाइड्रोजन 5वें नंबर से, सॉरी देखिए 5वें नंबर से ले जाना है, कौने नंबर से, 5वें नंबर से, यहां से O चला जाएगा। अब होगा क्या, देखिए हम इसको थोड़ा सा साइड में लिख रहे हैं, इसको ना इधर लिख दे रहे हैं, यानी CH2OH, फिर क्या, C 2 3 4 5 6 CH2OH। यहां कौन था, यहां यही OH था, और देखिए दूसरे वाले पोजीशन पर OH है, यहाँ H है, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, हो जाएगा, जब ये H यहां से इसके पास चला गया थी, क्या हो गया, OH, और जानते हैं यहां से फिर एक एरो निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ता हुआ आकर के 5वें कार्बन से जुड़ जाएगा। नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर देखें तो इसमें जो है ये 2 से लेकर के, खैर ये कार्बन आ ही जाएगा, यानी 2 से लेकर के 5 के बीच में रिंग वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। बच्चा लोग, अगर यही O रिंग के अंदर है तो ये अल्फा फ्रक्टोस हो जाएगा। यही O रिंग से बाहर लेते आइए, ये देखिए बाहर कैसे आएगा, बाहर आ जाएगा भाई, देखिए यहां CH2OH, और इसको अंदर कर दीजिएगा CH2OH, तो देखिए ऐसे बनाइए, COH को पहले से बाहर कर लीजिए, हो गया CH2OH, और क्या, C और CH2OH, यहां OH EH
इधर वाला लिख दें तो OH, EH और क्या EH, ये देखिए O, ये बेंजीन रिंग। आई बांड थोड़ा अच्छे से जोड़ दीजिए, ये देखिए जुड़ा। और अब देखिए ये जब OH रिंग से बाहर हो गया, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है सब कुछ। ये OH रिंग के अंदर नहीं ना, देखिए हाई रही रिंग, इस रिंग के बाहर है, तो हम इसको कहेंगे बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज भी कह सकते हैं, आप बीटा फ्रक्टोज भी इसको कह सकते हैं। एक बार इस तीनों स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना की। फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना की, तो ये रहा फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना की बात हो रही है। फ्रक्टोज की जो हावर्थ संरचना है ना, इसको हम लोग फ्यूरान से दे सकते हैं, फ्यूरान के अकॉर्डिंग बनाया गया है। फ्यूरान आप देख पा रहे हैं कि 5 मेंबर की रिंग संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है। सेम इसी पर ला करके ये सब कुछ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एकदम ला के सेट कर देंगे, तो ये फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना हो जाएगी। चलिए बनाते हैं। ये रहा फ्यूरान। अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं तो पहला कार्बन इसमें तो ये रहा, तो यहां जो है देखिए ये पोजीशन है, ये देखिए यहां पहला कार्बन रिंग से बाहर जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन ये हो जाएगा और नीचे क्या जुड़ा है OH, तीसरा कार्बन ऊपर OH है और नीचे क्या है EH, चौथा कार्बन है EH और क्या OH, पांचवा कार्बन है नीचे H, ऊपर जो है CH2OH। देख पा रहे हैं, जब OH बेंजीन रिंग से नीचे हो इसको हम कहेंगे अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस, अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। बात समझ रहे हैं? इसमें हमने क्या किया, पहले फ्यूरान बनाया और ये देखिए ये नंबर 1 कार्बन है, फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और ये कौन सा हो जाएगा छठवां नंबर। ये कैसे लिखे, देखिए पहला नंबर बाहर था, बाहर कर दिए, फिर दूसरे नंबर वाले कार्बन से कौन जुड़ा है नीचे OH, दूसरे वाले कार्बन से ही CH2OH और OH, तीसरे वाले कार्बन से OH और H, चौथे वाले कार्बन से H और OH, पांचवे वाले कार्बन से CH2OH और क्या H। ये रहा अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। अगर हम चाहें तो यही देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, वही फिर से फ्यूरान ले लें, क्या ले लें फ्यूरान, छोटी सी संरचना बना दे रहे हैं और इस बार देखिए ये OH ऊपर चला जाए, OH कहां चला जाए ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए CH2OH, बाकी सब सेम OH EH EH OH EH CH2OH। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा बीटा, बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस, फ्रक्टोफ्यूरेनोस। ये हो गई बीटा संरचना और ये हो गई अल्फा संरचना। तो इसको, इसको और इसको, इन तीनों को एक बार फिर से नोट कर लें और फ्रक्टोज की ये संरचना भी आप तैयार रखिएगा। कभी कभी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना पूछी गई है और बोर्ड एग्जाम में, पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाइए 5 नंबर में। तो चक्रीय संरचना बनानी हो तो ही स्टार्ट की 3-4 पॉइंट पहले जो मैं लिखा था उसको डिटेल में लिख करके फिर चक्रीय संरचना बनाएंगे। ग्लूकोज के पहले वाले एल्डिहाइड समूह से, पांचवें वाले OH समूह से ऑक्सीजन को लिंक करेंगे, चक्रीय संरचना बन गई। जब हावर्थ संरचना पूछे तब आपको ये संरचना देने की जरूरत है। चक्रीय कहेगा तो आप यही देंगे, कार्बन कार्बन और एक ऑक्सीजन से जोड़ करके पहले और 5वें नंबर से ग्लूकोज में, दूसरे और 5वें नंबर से फ्रक्टोज में संरचना दिखाएंगे। चक्रीय संरचना माने यही देंगे, ध्यान रखिएगा। ये हावर्थ संरचना के नाम से जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मोनोसैकेराइड
समाप्त होता है। बात करेंगे डाइसैकेराइड की, तो मैं आपको बताऊं आपके सिलेबस में तीन डाइसैकेराइड है। पहला है सुक्रोज, और इसमें दो लाइन में लिखना भी बता दे रहा हूं स्ट्रक्चर थोड़ा सा। जब ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को आपस में जोड़ते हैं तो सुक्रोज बनता है। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज को दो ग्लूकोज इकाई जोड़ते हैं तो माल्टोज बनता है। देखिए, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है कि लैक्टोज, जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से दुग्ध शर्करा है, चार ऑप्शन सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज, कुछ दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि लैक्टोज दुग्ध शर्करा है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिलाकर के बनता है। अगर यहीं से बस इतनी लाइन खाली आपके पास हो तो आपसे अगर कहा जाए कि सुक्रोज पर टिप्पणी लिखिए, तो आप लिखेंगे कि जब अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं तो सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, और जब सुक्रोज का जलपघटन करवाते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का निर्माण होता है। सेम वैसे माल्टोज के जलपघटन से ग्लूकोज और ग्लूकोज ही बनता है, यानी ग्लूकोज की ही यूनिट बनती है। और लैक्टोज के जलपघटन से गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनता है। इतनी सी बात थी डाइसैकेराइड में, बस। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं देखना है, आइए देखते हैं। पॉलीसैकेराइड आपके सिलेबस में तीन ठो है। कौन कौन सा? तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च की बात करें तो इसके दो अवयव हैं, दो रूपों में है ये, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। और अगर मैं सेलुलोज की बात करूं तो ये जब बीटा डी ग्लूकोज आपस में रिज श्रृंखला में जुड़ता रहता है तो सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन की बात करें तो इसको प्राणी स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है, कैसे बनता है, इसका निर्माण किस तरह से होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम, ग्लाइकोजन बड़ी मस्त टॉपिक है। जैसे जब हम बहुत ज्यादा रुपया पैसा कमा लेते हैं, जुटा लेते हैं, कहीं से लहा लेते हैं, तो रुपया पैसा घर में कितना रखेंगे? ले जाकर बैंक में रखेंगे, कुछ ब्याज मिलेगा। ऐसे ही जब कहीं निमंत्रण में ढेर सारी पूरी उड़ी खा गए, पूरी पनीर ढेर सारा खा गए, खाना ज्यादा ज्यादा खा गए, सयारे चावल ओवल खा गए, ज्यादा जब खा जाएंगे तो शरीर क्या करता है? एनर्जी ज्यादा हो गई तो सबको फेंक थोड़ी देगा। शरीर जो है उस ऊर्जा को कलेक्ट करता है, संग्रहित करता है, ग्लाइकोजन के रूप में रख देता है। जब कभी हमको भूख लगती, भोजन की जरूरत पड़ती है, तुरंत भोजन नहीं मिलता है, तो शरीर उसी ग्लाइकोजन से, उसी सुरक्षित ऊर्जा से अपना काम चलाने लगता है। आप महसूस किए होंगे कि भूख लगी, आप खाना तुरंत नहीं खाए, फिर भी सारी चीजें ठीक चल रही हैं, थोड़ी देर बाद भूख मिट जाती है। तो ये है तीन प्रकार का पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है। अब यही कार्बोहाइड्रेट या फिर ऐसे कहें कि ये सैकेराइड वाले टॉपिक समाप्त होती है। अब हम लोग हार्मोन, प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर ये लेसन समाप्त हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? तो हम आपको बता दें, प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा प्रोटियस से बना हुआ शब्द है। प्रोटियस माने प्राथमिक होता है या फिर अति महत्वपूर्ण, प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। ठीक है। प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। जब बहुत से अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियस से लिया गया है। प्रोटियस माने होता है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। और जो प्रोटीन है ना, ये अल्फा एमिनो अम्ल से बना होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इस तरीके से यौगिक पाए जाते हैं। अल्फा एमिनो की अगर मैं बात करूं तो जैसे RCH, COO और क्या NH2, ये है अल्फा एमिनो अम्ल। और जब बहुत से अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, यही बहुत से अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं,
तो प्रोटीन का निर्माण होता है। हम आपको बता दें इस लेसन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो स्टार्ट में ही कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, अपचाई अनपचाई शर्करा किसे कहते हैं, और फिर ग्लूकोज के रासायनिक गुण, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर या खुली हुई संरचना, विपरीत श्रृंखला संरचना या खुली श्रृंखला संरचना, वो जो भी हम लोग CHO वाला करके देखे हैं, चक्रीय संरचना वो, और फिर उसके बाद प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुष्क संरचना। ये इस लेसन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना की, तो इसकी परिभाषा पहले देखेंगे, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। कहेंगे किसी प्रोटीन की प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में, किसी प्रोटीन की प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल का एक विशिष्ट क्रम, एमिनो अम्ल का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। जो अच्छा, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? जब CO और NH समूह, CO और NH समूह आपस में जुड़ते हैं ना, तो CO और NH समूह को पेप्टाइड कहते हैं। CO और NH समूह को पेप्टाइड, और CO और NH समूह के बीच में पाए जाने वाले बांड को पेप्टाइड आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड आबंध। ठीक है, पेप्टाइड आबंध माने CO और NaH के बीच में जो बांड पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में, जितने भी पॉलीपेप्टाइड होते हैं उसमें एमिनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम होता है। उसी विशिष्ट क्रम को हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। और वो क्रम क्या है? देखिए, पहले NH, फिर RCH CO, NH, फिर RCH CO, बस यही चीज है। NH, फिर क्या? RCH, फिर क्या? CO, यही तीन चीज, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3। पहले नंबर पर NH, दूसरे नंबर पर RCH, तीसरे नंबर पर CO। NH NH RCH CO, 1 2 3, 1 2 3। स्काउट गाइड वाली ताली बजानी है, यानी NH एक नंबर पर, RCH दूसरे नंबर पर, CO तीसरे नंबर पर। बस ऐसे 1 2 3 1 2 3 करते चले जाएंगे, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बन जाएगी। बात करते हैं द्वितीयक और तृतीयक और चतुष्क संरचना की। चलिए देखा जाए। अभी हमने प्रोटीन की प्राथमिक संरचना देखी, अब हम देखते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। आइए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना ना यहाँ दो प्रकार की होती है। अल्फा हेलिक्स कहिए, चाहे अल्फा कुंडलिनी संरचना कहिए। अल्फा हेलिक्स भी कह सकते हैं, हेलिक्स, या फिर अल्फा कुंडलिनी संरचना। ये क्या है? और दूसरी जो होती है ना, वो बीटा प्लीटेड संरचना होती है, या फिर उसको बीटा चपटी चादर संरचना भी कहते हैं। चलिए, अल्फा कुंडलिनी संरचना क्या है सुनिए। अल्फा कुंडलिनी संरचना यह एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं। यह एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं। इसमें NaH समूह और CO समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बनता है। बस इतनी सी बात, बहुत कम शब्दों में हम बताएंगे द्वितीयक संरचना को। और फिर देखिए, ये एक अल्फा, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को अल्फा कुंडलिनी या फिर अल्फा कुंडलिनी, या फिर इसको हम अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये एक कुंडली की तरह से संरचना बनी हुई है, और ये भी सेम वही संरचना है। अब इसमें देखिए, ये दिखा रहे हैं कि ये रोटेट हो रहा है। यहां देखिए, CO समूह NH समूह से N के साथ H जुड़ा है, H और CO में हाइड्रोजन आबंध है। यहाँ CO और NH में हाइड्रोजन, CO और NH में हाइड्रोजन आबंध, CO और NH में हाइड्रोजन आबंध। ऐसे ही CO और NH में हाइड्रोजन आबंध बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना प्राप्त होती है।
प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या है? प्राथमिक संरचना में होती है पॉलीपेप्टाइड में ना जो एमिनो अम्ल का एक विशिष्ट क्रम है वही प्राथमिक संरचना है। और इसमें प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इसमें सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। इसमें CO और NH समूह के मध्य हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होता है। अब हम इसी की बीटा वाली संरचना देखेंगे। ये अल्फा हो गई, बीटा संरचना देखेंगे। अब हम बात करें प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की। द्वितीयक संरचना की जो दूसरी संरचना होती है बीटा प्लीटेड शीट संरचना, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो कहेंगे कि इसमें सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लगभग अधिकतम विस्तार तक खींची रहकर एक दूसरे से पार्श्व में, जैसे पार्श्व माने साइड में, पार्श्व में स्थित होती है तथा आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। बीटा प्लीटेड शीट संरचना कहलाती है। इसमें सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अधिकतम विस्तार तक खींची रहकर एक दूसरे से पार्श्व में स्थित होती हैं तथा आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। बीटा प्लीटेड शीट संरचना कहलाती है। इसका स्ट्रक्चर अभी आगे आपको दे दिया जाएगा। ऐसे ही तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना की भी हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं प्रोटीन की तृतीयक और चतुष्क संरचना की। अभी स्ट्रक्चर हम सबका एक साथ आपको दे देंगे। तो बात करें अगर हम तृतीयक संरचना की तो कहेंगे कि द्वितीयक संरचना के और अधिक वलन करने पर, द्वितीयक संरचना जो होती है ना उसी में और अधिक वलय कर दिया जाए और अधिक वलन करने पर तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। इसमें हाइड्रोजन आबंध, डाई सल्फाइड बंध, वैन डर वाल्स बल तथा स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। यही बात करें चतुष्क संरचना की, कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं जिन्हें उप इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? उप इकाई कहते हैं। इन उप इकाइयों की दिक् स्थान व्यवस्था माने स्पेशल अरेंजमेंट, दिक् स्थान व्यवस्था को क्या कहते हैं? चतुष्क संरचना। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे इन चारों का स्ट्रक्चर, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको बना करके दे दे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क का, चारों का। चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे ना कि चारों का स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देंगे। तो ये देखिए, ये सिर्फ डॉट 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 ऐसे सीधी एक सिंपल रेखा खींच दें, ये हो गई प्राथमिक संरचना। और ये देखिए इसका एक तो वलय बना दें ऐसे ऐसे, ये हो गई द्वितीयक संरचना। और देखिए द्वितीयक संरचना माने इतना एक वलय है, देखिए एक वलय में और वलय बढ़ा दे, ये कौन सी संरचना? तृतीयक संरचना। कौन संरचना? तृतीयक संरचना। समझ रहे हैं? तो प्राथमिक संरचना को और प्राथमिक संरचना में और अधिक वलय जोड़ दें, द्वितीयक संरचना में और अधिक वलय जोड़ दें तो तृतीयक संरचना, और तृतीयक संरचना में और अधिक वलय जोड़ दें तो चतुष्क संरचना बन जाएगी। चलिए चतुष्क संरचना देखते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, पहले देखिए ये तृतीयक संरचना वाला हम वही वलय रहने दिए, इसमें वही वलय है तृतीयक संरचना वाला। फिर इसी में अलग से हम चतुष्क संरचना के लिए और अधिक वलय जोड़ दिए, और अधिक वलय जोड़ने के बाद ये देखिए जो संरचना मिली है इसको हम कहते हैं चतुष्क संरचना। क्या कहते हैं? चतुष्क संरचना। तो ये प्रोटीन की चारों स्ट्रक्चर समाप्त हुई। ठीक है? अब हम बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या है, इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एंजाइम जो है,
एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम, बहुत आसान परिभाषा दे रहा हूं, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो जैव तंत्र में अभिक्रियाओं की गति में वृद्धि करता है। बहुत आसान परिभाषा, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जो जैव तंत्र में अभिक्रियाओं की गति में वृद्धि करता है, उसे क्या कहते हैं? एंजाइम। और फिर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए माल्टोस एक यौगिक है। माल्टोस माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में, ये क्या है? एंजाइम। माल्टेस क्या है? एंजाइम। तो माल्टोस जो है माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। ये माल्टेस एंजाइम ही माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। ये रहा एंजाइम। अब हम विटामिन हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। बात करते हैं विटामिन की। विटामिन क्या होते हैं? अगर हम बताएं तो विटामिन जो है हमारे आहार के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ है जिनसे जीव की वृद्धि, स्वास्थ्य का रख रखाव होता है। विटामिन हमारे आहार के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ है जिनसे जीव की क्या होगी? वृद्धि होगी और स्वास्थ्य का, हमारी जो स्वास्थ्य है उसका रख रखाव होता है। वर्गीकरण अगर करें तो विटामिन दो प्रकार की है, एक है वसा में विलेय विटामिन और दूसरी है जल में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन कौन है? तो इसको ADEK, कुछ लोग कीड़ा या एडक ऐसे कुछ पढ़ते हैं, ADEK। और जल में विलेय माने बी और सी, विटामिन बी, विटामिन सी जल में विलेय है। इसके लिए भी हम आपको एक सारणी दे देंगे। और अगर हम बात करें हार्मोन्स की, हार्मोन क्या होते हैं? तो ये जो हार्मोन है ना, ये कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं और यह शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं, उनसे थोड़ा सा बहुविकल्पी वगैरह बन सकता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। हम एक सारणी इसके लिए भी आपको दे देंगे और इसके लिए भी सारणी दे देंगे, ठीक है। आगे दो टॉपिक और बचती है, डीएनए आरएनए क्या है, डीएनए आरएनए में अंतर, खैर डीएनए ही ज्यादा पढ़ना है यहां से। और डीएनए अंगुली छापन क्या है, फिर ये लेसन पूरी तरह से समाप्त, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए की, तो आइए देखते हैं। ये जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ये दूसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से दूसरी पॉइंट से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। डीएनए में एडेनिन और गुआनिन और थायमिन और साइटोसिन, ये चार लोग पाए जाते हैं। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और क्या, यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में यूरेसिल मिलेगा और डीएनए में थायमिन। इसकी जो संरचना है ना, ये द्विकुंडलिनी होती है। इसकी कुंडलिनी संरचना केवल एक रज्जु को होती है। ये प्रोटीन के संश्लेषण का जो संदेश है वो डीएनए में उपस्थित होता है। संदेश डीएनए में क्या होता है? उपस्थित, जबकि प्रोटीन का संश्लेषण ही आरएनए द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए द्वारा होता है। लेसन की लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आ गए हैं। एक लंबी क्लास के बाद फाइनली लास्ट टॉपिक डीएनए अंगुली छापन। कई बार एग्जाम में इस पे भी टिप्पणी पूछा है। और एक क्वेश्चन और भी है, प्रोटीन का विकृतीकरण, उसमें भी टिप्पणी पूछा है। मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, क्या क्या बताना है। प्रोटीन का विकृतीकरण। तो हम आपको बता दें कि जब प्रोटीन को उष्मा देकर के, गर्म करके या हीट देकर के, उष्मा देकर के प्रोटीन को गर्म करके इसका स्पंदन करवा दिया जाता है, इसकी संरचना को नष्ट कर दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है, विकृत कर दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये प्रोटीन ऐसे आपस में मान लीजिए सल्फाइड
बॉन्ड से ये ऐसे प्रोटीन आपस में जुड़ा हुआ है, ये सल्फाइड बॉन्ड है। अगर विकृतीकरण हो जाए ना, यही देखिए प्रोटीन की संरचना ओपन हो जाएगी, तब ये SH SH ऐसे जुड़ेगा। समझ रहे हैं, ये विकृतीकरण हो गया। अगर हम यही DNA अंगुली छापन की बात कर ले, ये क्या है अंगुली छापन, ये क्या है DNA अंगुली छापन। हम आपको बताएं जैसे तमाम ऐसे अपराधी होते हैं जो बहुत ज्यादा जो है गलत काम किए, बहुत बुरा किए, कई लोगों का मर्डर कर दिए, बहुत गड़बड़ काम किए, और फाइनली वो इतने सक्षम हैं, इतने धनी हैं कि है जो हाथ की फिंगर है ना, इसको चेंज करवा दिए, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। अब उनको कैसे पहचाना जाएगा? तो अब जानते हैं उनके DNA का जो है टेस्ट होगा, उसी को कहते हैं DNA अंगुली छापन। जैसे हमारी अंगुली का छाप किसी से नहीं मिलता है, वैसे हमारे DNA का किसी से DNA अदर लोगों से नहीं मैच करेगा, माता पिता से या बच्चों से मैच करता है। तो जो अपराधी है उसका जो है DNA उसके घर वालों से, उसके बच्चे से, उसके माता से, पिता से DNA मिलाया जाएगा, अगर मिल गया तो वो वही अपराधी है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे देश के जो वीर जवान होते हैं, हमारे देश की सुरक्षा रक्षा के चक्कर में अपने प्राण गंवा देते हैं, तो कभी कभी इतना बुरा हादसा हो जाता है कि उनकी डेड बॉडी पहचान में नहीं आती है, तो उनका भी DNA टेस्ट होता है, उनका भी DNA अंगुली छापन कराया जाता है। DNA अंगुली छापन माने DNA टेस्ट, उनका DNA टेस्ट होता है। उनके DNA टेस्ट से, उनके घर वालों के DNA टेस्ट से मिलाया जाता है कि कौन सी डेड बॉडी किसकी है, कहां भेजनी है। तो ये रहा DNA अंगुली छापन। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा जोर लगा दो, केमिस्ट्री में 97+ के लिए पढ़िए, 97 एबव नंबर आपका होना चाहिए, 97+ मार्क के लिए पढ़िए। और आज एक लंबी क्लास आप लोगों के साथ समाप्त हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको अंत तक देखा, सुना और समझा। जहां जरूरत होगी इसको दोबारा आप फिर से बैक करके देख लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट का सबसे अंतिम टॉपिक है, यूनिट है, जिसको बायोमॉलिक्यूल जैव अणु कहते हैं। आज हम लोग जैव अणु से लेकर के और फाइनली DNA अंगुली छापन यानी लास्ट टॉपिक तक हम लोगों ने पढ़ा और सारी चीज क्लियर किया। अब इसमें लगभग सारी चीजें हैं और अब इससे बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। इतना अगर पढ़ लिया जाए तो यहाँ से चीजें बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएंगी। एक बार अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।